अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खैर मकदम कर दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की ऑफ़र का, और उन्होंने जो जवाबी एलामिया जारी किया है वो बहुत ही दिलचस्प है, जो कि एक इजलास के बाद जारी किया गया है। इसके मुतालिक आपको बताते हैं, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, उनकी तरफ से भी एक एलामिया जारी किया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अहम खबरें हैं जी। शहजाद अकबर साहब पीटीआई के रहनुमा और ओवरसीज़ हैं इस वक्त, और उनके ऊपर एक हमला हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये, जो कि लंदन में उनके साथ पेश आया है। इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। कुछ सहाफ़ियों की रिहाई हो गई है फाइनली, और सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी कुछ खबरें शामिल करेंगे। कुछ आखिर में वक्त बचा तो आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत जो है उसके कारनामे कहाँ तक पहुंचे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी अहम तरीन खबर की, और वो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात की ऑफ़र का खैर मकदम किए जाना। क्योंकि इससे पहले जो पीटीआई की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया था, उससे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे पीटीआई इंटरेस्टेड नहीं है और उन्होंने ऑफ़र मुस्तरद कर दी है। जबकि उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये जो इख्तियारात का सारा मामला है मुज़ाकरात के हवाले से, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के पास है, और जो उनका फ़ैसला होगा वही पीटीआई भी कबूल करेगी। तो ये उनका उसके ऊपर स्टांस था। लेकिन बहरहाल बाद में जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ रहनुमा हैं, जिनमें उनके अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब शामिल हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब तो ज़ाहिर चेयर कर रहे थे इसको। इसके साथ साथ साजिद तरीन और असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, और तर्जुमान जो इनके हैं वो भी शामिल थे। तो इन सब ने मिलकर जो है वो इस सारे मामले का जायज़ा भी लिया। और अहम तरीन खबर यह है कि उससे पहले इमरान खान साहब की बहनों को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। तो खान साहब की फैमिली को भी ऑन बोर्ड लेकर उसके बाद इसका जायज़ा लिया गया, जिसके बाद एक मुत्तफ़िका एलामिया जारी किया गया है। ये एलामिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एलामिया में जो मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी सुना देती हूँ कि लिखा गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास आज इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, और इसमें जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने शिरकत की। इजलास में अपोजिशन की 2 रोज़ा कामयाब कौमी कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया में यौम स्याह मनाने और हड़ताल पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई। इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत भी ज़ेर गौर आई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो अब स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं कि जी इजलास में शुरका ने उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुल्क को दरपेश मसाइल, सियासी और माशी बहरान, अमन व अमान और गवर्नेंस के फुकदान से निकालने और अवाम में मायूसी के खात्मे के लिए एक नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। तो ये बेसिकली उन्होंने एक नए मिसाक, यानी जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उस टाइप की एक मिसाक की तरफ जो है वो कहा है कि मामला बढ़ना चाहिए। नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफ़ाफ इंतखाबात, मुत्तफ़िका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी, आइनी और जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। तो ये एजेंडा जो है उनकी तरफ से उन्होंने अपना पेश किया है, जिसमें जो आपने सुन लिया कि जो इसमें लिखा है इनकी बालादस्ती और तमाम चीज़ें, लेकिन इसमें जो चीज़ें नहीं लिखी गई वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि ये नहीं लिखा गया कि 8 फरवरी का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। ये नहीं लिखा गया कि जो कुछ पिछले 2-3 सालों में हुआ है, और ये जिसने मैंडेट चुराया, जिस तरह से ये सब हुआ है उसका कोई एहतसाब हो। और ना ही इसमें ये लिखा है कि इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई हो। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये एक कमज़ोर एलामिया है? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। ये 3 बातें अगरचे इसमें नहीं लिखी गई, लेकिन अगर जिन बातों को लिखा गया है उस पे अमल दरामद हो जाए तो ऑटोमेटिकली बाकी जो मामलात हैं वो खुद ही सेटल हो जाएंगे। यानी अगर अदालतें आज़ाद हों, आइन की बालादस्ती हो, पार्लिमान की बालादस्ती हो, तो ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई हो जाएगी। तो इसमें यानी डायरेक्टली अगर ये लिखा जाता कि जी इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनकी बेगम को रिहा किया जाए, दीगर जो कैदी हैं पॉलिटिकल उनको रिहा किया जाए, तो इसको हुकूमत इस तरह से प्ले अप करती कि देखिए जी ये तो एनआरओ मांगा गया है। तो ये उन्होंने बेहतर हिकमत अमली का मुजाहरा किया है कि उसमें उन्होंने डायरेक्टली रिहाई मांगने के बजाय ये कहा कि आप आइन और कानून के मुताबिक अदालतों को चलने दें, फैसले होने दें,
ऑटोमेटिकली रिहाई हो जाएगी जब अदालतें आज़ाद होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर ये नहीं कहा गया कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो वापस किया जाए, बल्कि नए इलेक्शन की बात की गई है। अगर नया इलेक्शन होगा तो वो कहना इनका ये है कि जी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे असर हो या ज़ेरे सदारत हो, और उसके लिए जो एक मुत्तफ़िका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मुकर्रर किया जाए। अब अगर इस बात के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत की कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बात जाती है, तो फिर पिछले इलेक्शन का तो गम खुद ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई नया इलेक्शन जो है अगर फ्री एंड फेयर हो जाता है और उसमें ज़ाहिर है कि पीटीआई को अगर इसमें इसी तरह वोट मिलता है जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन में मिला, तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और फिर इस बात के लिए बहरहाल उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया कि कोई एहतसाब किया जाएगा या उस तरह। उसकी वजह ये है कि जो एक तासुर बना हुआ है कि जी इमरान खान अगर वापस इक़्तिदार में आ जाएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, पता नहीं सबको टांग देगा। तो इस बात को भी, इस तासुर को भी ज़ाइल करने की कोशिश की गई है और ये बताया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं अगर ये तमाम चीज़ें बेहतरी की जानिब जाती हैं तो पिछली बातों को वो माफ़ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसके लिए महमूद खान अचकज़ई साहब गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मिसाक तय पाता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो इसके ऊपर इमरान खान को भी हम मना भी लेंगे, उसकी गारंटी मौजूद है ऑलरेडी। बल्कि आप यूँ कह लें कि इन तमाम मुतालबात को इमरान खान की एक तरह से हिमायत पहले ही हासिल है, क्योंकि इमरान खान भी तो यही बातें मांग रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कोई इसके अलावा तो बात नहीं कर रहे। वो भी यही बात करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नई तकर्री हो, शफाफ इलेक्शन हो और आइन और कानून की बालादस्ती हो और जो इदारे हैं वो अपने आइनी हुदूद के अंदर वापस जाएं। तो यही इमरान खान साहब बात करते हैं। तो यही इन्होंने इसमें डिमांड्स लिखी हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस पर कोई मिसाक तय पा जाता है तो इमरान खान उसके ऊपर डेफिनेटली सिग्नेचर भी करेंगे और वो इसके गारंटर भी होंगे, खुद महमूद खान अचकज़ई साहब। तो ये बड़ा सोच समझ के जो है एलामिया बनाया गया है। हमें खबर ये मिल रही है कि जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनकी तरफ से ख़ास तौर पर जो रिहाई वाला मामला था उसको विड्रॉ इसीलिए किया गया ताकि ये कल को अपोजिशन जो ये हुकूमत है, ये अगर अपोजिशन कल को बनती है तो ये इल्ज़ाम ना लगा सकें कि जी आपने तो एनआरओ मांगा था। तो इस चीज़ के लिए बड़ी गौर व फिक्र करके ये एलामिया जो है वो तैयार किया गया है। ये भी कहा गया है कि याद रहे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की नुमाइंदगी करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत के जवाब में फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ 1973 के आइन की बहाली, पार्लिमानी सिविलियन बालादस्ती, तमाम इदारों के आइनी हदूद से तजावुज़ ना करने पर इत्तेफाक करती हैं तो इमरान खान का नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। और फिर आखिर में दोबारा से उन्होंने ये बात कर दी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं ने 8 फरवरी के यौम सियाह और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ज़ेली कमेटियां बनाने का भी फैसला किया, जिनका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जहाँ पहले मुज़ाकरात को एक्सेप्ट किया गया है, उसको वेटेज दिया गया है, उसका एजेंडा भी किसी हद तक बताया गया है, तो वहीं ये भी बता दिया गया है कि जो दूसरा प्लान ऑफ एक्शन है जिसको 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में तय किया गया था कि 8 फरवरी को जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से यौम एहतजाज मनाया जाएगा, तो वो हम अपना जो है वो एज़ पर प्लान वो प्रोसीड करेंगे। देखते हैं कि मीनवाइल हुकूमत अब इस एलामिया के ऊपर क्या करती है। इस एलामिया के ऊपर अगर हुकूमत संजीदा है और इसमें बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे हुकूमत कहे कि जी हमें कोई एतराज़ है, तो वो बिल्कुल इसके ऊपर एक कमेटी कायम कर सकते हैं और दूसरी तरफ वो इन लोगों से इब्तदाई बातचीत के बाद एक मुलाकात का अरेंजमेंट करवा सकते हैं अगर तो संजीदा हैं। लेकिन अगर उन्होंने वही कोशिश करनी है कि बड़कबाजी रहे, मज़ीद टाइट कर दें और कोई हमें ज़रूरत नहीं है इनसे बात करने की, तो ऐसी सूरत में तो फिर ज़ाहिरी सी बात है हुकूमत एक्सपोज हो जाएगी, बदनीयती पता चल जाएगी कि ये जो ऑफ़र्स थी ये भी सारी खाली खाली थी। तो बहरहाल ये इसी किस्म की जो है वो इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने ये अच्छी एक मूव की है कि हुकूमत की ऑफ़र के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस देकर अब उन्हें उनके जो कोर्ट है उसके अंदर बॉल फेंक दी है कि अब वो आगे इसके ऊपर क्या कदम बढ़ाते हैं। तो दिलचस्प है जी, इसके ऊपर अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक अहम आज और मीटिंग हुई वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और जिसका एलामिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो अहम निकात हैं उसमें बाकी तो सारे वही जनरली बातें हैं जो कि होती हैं दहशतगर्दी के हवाले से और सरहदों की हिफाजत के हवाले से, वो तो ज़ाहिर है वैसे ही इज़्म का इजहार किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो इसमें उन्होंने 2 बातें लिखी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जी फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और मखसूस सियासी मफादात,
मखसूस सियासी मफादात के गठ जोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि ऐसे अनासिर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। तो वहाँ पे तो सुई वहीं अटकी हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फोरम ने इस अज़्म का इरादा किया कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बदनीयती, चाहे वो सियासी हो या किसी और नौइयत की, तो यहाँ पे फिर उन्होंने सियासी का जिक्र कर दिया है और कहते हैं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। उसके बाद उसमें कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में खुसूसी तरक्याती इकदामात को सराहा गया है और जो मकामी लोगों की बाख्तियारी, समाजी रवाबित, अवामी शमूलियत के जरिए दहशत गर्दी से जुड़े गवर्नेंस के मसाइल के पायदार हल की जानिब मौसर कदम है। और उसके साथ साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी ये इस अमर पर जोर दिया है कि अवाम दोस्त और तरक्याती इकदामात किए जाएं ताकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पायदार अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। तो यहाँ पे भी बलूचिस्तान में कह रहे हैं कि जी हो रहे हैं वेरी गुड और खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूरत है, तो वो बार बार ये बात करते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस जो है वो ठीक नहीं है, बाकी तो सारे मुल्क में बेहतरीन गवर्नेंस चल रही है। और बाकी उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कह दिया है कि जी सियासी गठजोड़, सियासी कौमी सलामती को ख़तरा, सियासी मफादात, तो ये तमाम चीज़ें किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं अब तो आपको भी समझ आ गई होगी, क्योंकि अब इसमें हमें कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। DGISPR ने जब खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात खुल के कर दी है, तो फिर उसके बाद ढकी छुपी बात कौन सी रह गई है कि ये किसकी तरफ इशारा है। सबको पता है कि ये PTI की तरफ इशारा है। और अब इसके ऊपर जो है वो एक सीधी बात है कि एक जानिब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रही है, तो दूसरी जानिब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एलामिया आया है उसमें सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो नरमी या किसी किस्म की कोई डायलॉग्स वगैरह के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। देखते हैं अब दोनों में से कौन सी वाला जो रुख है वो ठीक साबित होता है आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो दोनों बातें हैं आज की, ये बिल्कुल एक अपोजिट डायरेक्शन जो है वो दिखाई दे रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के एलामियों की। बाकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ है उन्होंने तो बहरहाल खैर मकदम ही किया है मुज़ाकरात की बात का, तो देखते हैं कि उसके ऊपर फर्दर जो है वो क्या होता है। अच्छा, जो एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है आज की, वो शहजाद अकबर साहब के ऊपर हमला है। वो जी खबर यूँ है कि शहजाद अकबर साहब, जो कि आपको पता है कि PTI के साबिक कैबिनेट मेंबर भी थे और अहम रहनुमा भी थे, तो शहजाद अकबर साहब तो अब बहुत अरसे से बैरून मुल्क ही मुकीम हैं, UK में मौजूद हैं। और वजह वही है कि उनके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात और इसी तरह के दबाव वगैरह थे। और शहजाद अकबर साहब जब वहाँ पे भी थे तो उनके भाई को भी अगवा कर लिया गया था और बड़े अरसे के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल शहजाद अकबर साहब जो हैं ये यानी उनके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा निज़ाम को खटकते हैं। और पिछले दिनों DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जब शहजाद अकबर साहब की तस्वीर आई थी अचानक, तो उसके ऊपर भी वो बहुत तिलमिला उठे थे और कहा था कि मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब जो है वो स्पेशली बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मिले और UK भी गए और वहाँ जाके उन्होंने आदिल राजा और शहजाद अकबर साहब दोनों की हवालगी के हवाले से गुफ्तगू भी की और कोशिश भी की, डोज़ियर भी दिए और कहा कि जी हमें ये शहरी जो हैं दोनों चाहिए, इनके ऊपर मुकदमात हैं। ये अलग बात है कि इसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। और ये ना सिर्फ ये कि बरतानवी हुकूमत ने इनकार कर दिया, बल्कि ये जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसको भी क्लोज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी कोई ख़ास शवाहिद नहीं है, हम नहीं दे रहे। तो बहरहाल ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा अंदर की ख़बरें भी लाते हैं और बड़ी उनकी जानिब से तनकीद वगैरह भी चलती रहती है। और ख़ास तौर पर जो यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के मामलात हैं उसके ऊपर वो अक्सर बातचीत करते नज़र आते हैं। तो शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके साथ आज ये वाक़या पेश आया है कि उनके घर के अंदर आकर, यानी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी गई। जब वो बाहर निकले तो एक सफ़ेद फाम शख्स ने अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी, पे दर पे उन पे वार किए, जिसके नतीजे में उनकी नाक की हड्डी 2 जगह से टूट गई है, उनका जबड़ा भी मुतासर हुआ है और ज़ख्मी है उनका चेहरा काफ़ी बुरी तरह से। और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया, जिसके बाद उन्हें उसी तरह वो ज़ख्मी हालत में वहाँ पे गिर पड़े। बाद में पुलिस ने उन्हें फटाफट अस्पताल मुंतकिल किया और उनका इब्तदाई बयान वगैरह भी लिया। तो अभी तक भी वो शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं और उनके जो लॉयर हैं उनके मुताबिक ये सारा वाक़या जो है इस तरह से पेश आया, मज़ीद तफ्तीश हो रही है। अब ज़ाहिर है जो इस वक्त PTI के हमदर्द हैं वो सब इसके ऊपर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उन्हें
किससे आखिर खतरा था, कौन उनको धमका रहा था, कौन उनको जो है वो वापस लाना चाह रहा था, और कौन उनके हवाले से जो है वो इतनी ज़्यादा नफ़रत का इज़हार कर रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक तो ये बताती हैं कि शहज़ाद अकबर साहब जो हैं उनका बोलना ख़ासा बुरा लग रहा था, और ये मैसेज भी दिया गया है कि भई अगर उस तरह से वापस नहीं वो आ सके तो वो अलहदा बात है, लेकिन इनका ये कहना है कि पीटीआई के लोगों का ये कहना है कि ये उन्हें मैसेज दिया गया है कि भई आप चुप नहीं कर रहे, तो इस वजह से इस तरह से वाक़या पेश आया उनके साथ। अब ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो मज़ीद तहकीकात सामने आएँगी, लेकिन बहरहाल जो भी वजह है इस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किसी तौर भी उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है, और मेरे ख़्याल से अगर इसका ताल्लुक वाक़ई किसी आज़ादी इज़हार राय से है तो ये और भी ज़्यादा अफ़सोसनाक है कि इतना ज़्यादा इनटॉलरेंस हो जाए कि बाकायदा किसी पर यूँ मावराए कानून जाके हमला ही कर दिया जाए। तो बहरहाल ये सारा जो मामला है इसकी अब मज़ीद परतें खुलेंगी, वो खुद ही आके बता देंगे कि किस तरह से क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वो खुद आके शेयर कर रहे होते हैं इससे मुतालिक। तो ये आज हुआ है। बहरहाल दूसरी जानिब पाकिस्तान में 2 सहाफ़ियों की कम अज़ कम रिहाई आज हो गई है। राय ग़ुलाम अली और ग़ुलाम सरवर आगा सरवर, ये जो 2 सहाफ़ी ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था पंजाब में, उस दिन इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद फिर पे दर पे मुकदमात के बाद इनकी रिहाई को रोका गया था। तो अब काफ़ी देर के बाद कहीं जाके आज इनकी रिहाई जो है वो अमल में आई है और ये बखैरियत अपने घर पहुंच गए हैं। ये भी कितना अफसोसनाक है पाकिस्तान में, बल्कि शर्मनाक है कि अब सिर्फ कवरेज करने के ऊपर सहाफ़ियों को इस तरीके से मुकदमात और जाली मुकदमात में फंसा कर इस तरह कई कई दिन तक, कई कई हफ्ते और कई कई महीने बाज़-औक़ात उन्हें जेल में गुजारने पड़ते हैं। अब ये दोनों सहाफ़ी तो रिहा हो गए हैं, लेकिन सोहराब बरकत जो है वो अभी तक भी कैद में हैं और उनको भी तकरीबन 1 महीना हो चला है, लेकिन उनके भी मुकदमात का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं होती, कोई उसके ऊपर इवन समझ नहीं आ रही होती कि किस बात पे इन्हें पकड़ा गया, लेकिन बस पकड़ा हुआ है और पकड़ा हुआ है। और यही आपका निज़ाम इस वक्त बन चुका है कि जहाँ पर आपको कोई आइन और कानून की समझ नहीं आती, बस ये पता चलता है कि कौन निशाने पर है और उसके बाद फिर उसके साथ इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। तो बहरहाल सोहराब बरकत साहब की रिहाई के लिए भी भरपूर आवाज़ उठाई जानी चाहिए और फ़ौरन उनकी रिहाई अमल में आनी चाहिए, क्योंकि वो एक ना सिर्फ ये कि बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी है, बल्कि एक ज़बरदस्त नौजवान हैं जो कि बहुत बहादुरी और अज़्म के साथ जो है वो हमेशा नज़र आ रहे हैं, अगरचे कि उन्हें जेल में भी डाला गया है। तो ये जी इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और सहाफ़ियों की और आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं जी, उनके हवाले से भी आपको अपडेट कर दें। लाहौर तो वो आ रहे हैं, लेकिन अडयाला वो नहीं जा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी सुहेल आफरीदी साहब अडयाला नहीं गए थे और इस जुमेरात को भी उन्होंने अडयाला जाने वाली लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करवाया है। तो जुमेरात का जो उन्होंने ऐलान किया था कि हर जुमेरात वो जाया करेंगे अडयाला जब तक कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। बहरहाल अब लगता है कि वो थक गए हैं और अब वो 2 हफ्तों से तो कम से कम अडयाला नहीं जा रहे हैं। फ्राइडे को उन्हें लाहौर आना है, लेकिन उससे पहले जुमेरात को एक्सपेक्टेड था कि शायद वो अडयाला भी जाएँ, लेकिन वो तो नहीं गए हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें यानी कि उनका अडयाला ना जाना, यानी कि उनका लाहौर के लिए दौरा प्लान कर लेना, और शायद उसकी इजाज़त भी मिल चुकी है और इसीलिए चीज़ें ज़ाहिर है मामलात आगे बढ़े हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और फिर कुछ अरसे से हम देख ही रहे हैं कि जो उनका शुरू में एकदम लबो लहजा नज़र आ रहा था, उसकी निस्बत थोड़ा-सा अब उनके अंदर रवैये में एक तब्दीली भी दिखाई देती है, थोड़ी ज़्यादा वो यानी मुहतात बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हुकूमत का रवैया भी उनकी तरफ बदला है और फ़िलहाल हमें कोई गवर्नर राज की गुफ्तगू नज़र नहीं आती, फ़िलहाल हमें कोई इलेक्शन कमीशन के नोटिस नज़र नहीं आ रहे, फ़िलहाल हमें कोई गिरफ्तारी की धमकियां नज़र नहीं आ रही। फैसल वावडा साहब भी खामोश हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्पेस जो है उन्होंने फ़राहम की है और थोड़ी स्पेस उन्हें फ़राहम कर दी गई है, लेकिन क्या ये स्पेस फ़राहम करना उनके लिए फ़ायदा मंद होगा या नुकसानदेह होगा? क्योंकि ये तो बहरहाल स्पेस जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को भी मिली हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब ने उन्हें स्पेस नहीं दी और ना ही कारकुनों ने उन्हें स्पेस दी, ना सोशल मीडिया ने उन्हें स्पेस दी, क्योंकि वो सब इस अंदाज को यही समझते थे कि ये तो फिर यही बात हुई कि वो आपस में मफाहमत करके चल रहे हैं और इमरान खान अगर जेल में पड़ा है तो पड़ा है। तो क्या सुहेल आफरीदी भी अब वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, या फिर ये उनकी कोई हिकमत अमली है कि वो फिल वक्त एक थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो इस हिकमत अमली से मुखालिफ भी कोई हिकमत अमली, एग्रेसिव वाली पॉलिसी दोबारा भी अपना सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ें अब वाज़ेह होंगी। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर आज की है, कि बल्कि बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी,
ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا جس میں انہوں نے تمام جو اپنے ایم پی ایز ہیں ان کو کہا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں، اپنے حلقوں میں جا کر لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کریں، اور اس میں انہوں نے پھر سے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے رکھا گیا ہے اس کے اوپر اب انہوں نے جب کہہ دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ ہوگی تو ہمارے لیے بس حکم آ چکا ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تو انہوں نے اب اس کے اوپر جو ہے اپنے باقی ایم پی ایز وغیرہ کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر کام شروع کر دیں، اور اب وہ لاہور بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی یہی مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر خطاب بھی کریں گے بار میں، اور اس کے بعد کچھ مارکیٹس کا دورہ کریں گے، لوگوں سے ملیں گے اور وہاں پہ انہیں جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف لے کے آئیں گے اور موبلائز کریں گے، تو یہ ان کا ایک بہرحال ایک ایکٹیو پلان تو ہے، لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا کوئی اثر مذاکرات پر نظر آتا ہے یا پھر معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک کسی بڑے احتجاجی لاحمل کی طرف ہی جائے گا۔ فی الحال تو سب سے بڑا چیلنج یہی بنا ہوا ہے کہ ایون یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کھل رہی، تو باقی سب باتیں تو دور کی بات ہے، اور میرا خیال ہے اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو کور کمانڈر کے اعلامیے سے بھی مل چکا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے اور شامل کرنی تھی لیکن فی الحال صرف ایک خبر میں ضرور شامل کروں گی۔ سی سی ڈی جو ہے وہ ایک ڈیتھ اسکواڈ بن چکا ہے پنجاب میں، اور ماورائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ تو بڑی تعریف کرتی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے بے گناہ لوگوں کے مارے جانے کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، اور اگر یہ بے گناہ نہ بھی ہوں تو تب بھی یہ لوگ ڈیزرو یہ کرتے ہیں کہ تھرو پراپر چینل عدالتی کارروائی کے بعد کسی کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہو، لیکن اس طرح ماورائے آئین یا ماورائے قانون، ماورائے عدالت تو کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن افسوسناک بات ہے کہ سی سی ڈی نے یہاں پر ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جس طرح سے یہ جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مارا گیا ہے، اور ایک افسوسناک واقعہ جو آج رپورٹ ہوا ہے اس نے تو دل دہلا دیا ہے۔ اس کے مطابق پولیس مقابلے میں ہلاک 3 بیٹے تھے ایک عورت کے، ایک اس کا داماد تھا اور ایک بھائی تھا، یعنی ایک طرح سے گھر کے سارے مرد ہی جو ہیں وہ اس پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں، جس میں 3 بیٹے، ایک داماد اور ایک بھائی تھا، اور یہ جو خاتون ہے انہوں نے ان کے خلاف درخواست دی ہے، تو ان کے اوپر بھی ان کا یہ کہنا ہے، خاتون کا یہ موقف ہے کہ ان کے اوپر درخواست واپس لینے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اب سب کچھ جو ہے ایک ایسا معمول لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کو آپ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں لیکن عدالتیں بھی خاموش ہیں، الٹا ایسے اقدامات کی لوگ اگر پذیرائی کریں یا ان کی تعریف کریں تو پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر انسانی حقوق کہاں ہیں، عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، اور پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کسی کو بھی پار لگایا جا سکتا ہے یہی کہہ کے کہ جی مبینہ طور پر یہ تو جی فلاں چیز میں ملوث تھا، فلاں چیز میں جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا، تو یہ ایک بہت ہی خوفناک رجحان ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو سرکار ہے وہ اس وقت جس فرعونیت اور جس سفاکیت کے لیول پر ہے اس سے آپ کچھ بھی بعید نہیں کر سکتے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔